नमस्कार। न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित जी हैं और मोहित भी हैं। और आज का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो इस वक्त देश में हालात हैं और विश्व स्तर पर भी लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं उन सबके बीच भारत ने, मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना का बड़ा फैसला लिया। अब इसको लेकर सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सुमित जी आपसे यही समझना चाहेंगे, जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा रहा है खासतौर पर हमारे देश में जिसको लंबे समय से उठाया जाता रहा है। विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी वक्त दर वक्त इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। वो यही कह रहे हैं, जब आपको बात ही माननी थी तो आप पहले मान लेते। ठोकर खा के सीखने वाली बात हुई ये तो। हाँ, बात तो आपकी सही है कि राहुल गांधी इस मसले को उठाते रहे और ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कई सारे ऐसे नेता जो कि जनता दल परिवार का हिस्सा थे, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव हों। नीतीश कुमार ने भी, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे, तब उन्होंने ये मांग रखी थी। लेकिन पहले कब कराना चाहिए था? सवाल ये है कि जब जनगणना होगी तभी तो जाति जनगणना होगी। अभी जनगणना कब होगी ये शायद स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जनगणना होनी तो चाहिए थी 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से उसको टाला गया था। अब जब भी अगली जो जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना होगी। एक बात और बता दूं रंजना, कि जो इससे पिछली जनगणना हुई थी, 2011 वाली जो जनगणना हुई थी, उसमें भी जाति का कॉलम था, तब भी जाति जनगणना की मांग उठी थी, उसे माना गया था। लेकिन कुछ शायद डेटा करप्ट हो गया था, क्या हुआ था, क्या रीजन दिया था, लेकिन उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब मोदी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि जाति जनगणना होगी। एक बड़ी लंबी मांग थी, कई सारी बातें ऐसी कही जाती हैं कि भाई आप किसी भी समाज में, भारत जैसा जो कि अलग अलग तरीके की पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पर हैं, तो ऐसे समाज में आपको अगर सब जनता के लिए सरकार को कोई नियम बनाने हैं, पॉलिसी बनानी है, तो आपके पास डेटा होना चाहिए। और भारत में तो जो आय के साधन है, या यूं कहें कि जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो बदली हुई है और जाति उसका आधार है। तो उस आधार पर मुझे लगता है कि ये फैसला लिया गया है और इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी हैं। मोहित भी बता सकते हैं कि जिस तरीके से इस बात को करने की कोशिश की जा रही थी, मोहित, की जाति के आधार पर या जाति जनगणना की मांग पर चुनाव भी लड़े जा रहे थे। कांग्रेस ने वादा किया था रंजना, और कर्नाटक में उन्होंने जाति जनगणना करी है, बिहार में भी जाति जनगणना हुई है। हालांकि जनगणना कंप्लीटली इशू होता है केंद्र सरकार का, लेकिन उन्होंने अपना कोई और क्लॉज लगा के बिहार और कर्नाटक ने जनगणना कर दी। तो अब मुझे लगता है कि बीजेपी को ये लगा हुआ है, मोदी सरकार को ये लगा हुआ है, अलग अलग स्टेट, अगर जो विपक्षी सरकार वाले स्टेट है वो अगर जाति जनगणना कर ही रहे हैं, तो फिर हमें करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि ये एक स्थिति मोहित कुछ ऐसी भी है कि मौके की शायद नजाकत को समझा गया है और इस तरीके से अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई पहलगाम में, उसके बाद इस डिसीजन को लेना, क्योंकि इससे पहले तो आरोप, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी उनके प्रवक्ता ने कहा थोड़ी देर पहले कि बार बार हम पे पहले आरोप लगाते थे, राहुल गांधी पर आरोप लगाते थे कि वो जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? बड़े सवाल लगातार खड़े। आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, वो कह रहे हैं ये तो हमारा उठाया मुद्दा था। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारा उठाया। विपक्ष भी तो एकजुट नहीं है ना। ये इसे हम या मैं के तौर पर देख रहे हैं, ना कि एक देश के तौर पर। अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें कि वाकई में एक होता है कि जब आप किसी बड़े काम के लिए युद्ध के मैदान में उतरते हैं या फिर इस तरीके की सिचुएशन या परिस्थिति में होते, तो आप कोई भी स्टोन अनटच्ड नहीं छोड़ना चाहते। हो सकता है सरकार को ऐसा लगा हो कि जातिगत जनगणना करवाने से अगर कुछ ठीक हो सकता है तो ये भी कर लिया जाए। क्या ये मकसद रहा होगा? क्योंकि विपक्ष से हेडलाइन मैनेजमेंट भी कह रहा है। देखिए, विपक्ष भले ही हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन इसका होमवर्क कहाँ से आया? दरअसल जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और वहाँ पर खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब इतनी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई, और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ से दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो वो जो झटका लगा, बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश, खास तौर पर साथ में लगा हुआ बिहार, जहां पर अब चुनाव होने हैं, तो ये दो वो राज्य हैं जहां पर सामाजिक न्याय की बात सबसे ज्यादा मुखर तौर पर कही जाती है। और सामाजिक न्याय के तौर पर पहला जो स्टेप आता है वो जातिगत जनगणना का ही आता है। क्योंकि अगर हम देखें तो कहा जाता है कि जो विपक्ष और तमाम जो लोग जातिगत जनगणना के समर्थक होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप जो है इस देश में जानवरों का सेंसस कराते हैं, पशु पक्षियों का सेंसस कराते हैं, तो आप जाति के आधार पर सेंसस क्यों नहीं कराते? क्योंकि जो संसाधनों का बंटवारा है वो जाति के आधार पर असमान रूप से है देश में, तो उस आधार पर आप उसका सेंसस कराइए जिसके आधार पर लोगों को उसका प्रतिनिधित्व मिल सके। तो ऐसे में अब क्या है कि यहाँ पर जब जो जाति की बात कही गई है, आमतौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें तो कोई भी पार्टी अगर आती है तो वहां पर उनके साथ सबसे बड़ा जो वर्ग होता है वो ओबीसी और दलित वोट बैंक जब साथ आता है तब जाके कोई सरकार बनती है। तो ऐसे में अब जब 2024 में लोगों और खासतौर पर विपक्ष ने जब ये मुद्दा उठाया कि आपके हक को दूसरों
की तरफ से डाका डाला जा रहा है और खासतौर पर अभी आप देखेंगे हाल फिलहाल में अखिलेश यादव जिस तरीके से सिंह साहब के जो एक टर्म वो यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर पीडीए इतने हैं और ये इतने हैं, तो वो जो एक जनता में सेंटिमेंट बन रहा था उसको बस को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब ये माना है और अब इस बात की ऐलान किया है कि जातिगत जनगणना जो है जब भी जनसंख्या की जो जनगणना कराई जाएगी उसमें जातिगत जनगणना की जाएगी। बिल्कुल। और एक मुद्दा ये भी बनता है कि कांग्रेस इस वक्त इसका क्रेडिट इसलिए भी लेना चाहती है क्योंकि लंबे समय से विपक्ष के तौर पर भी एक बड़ा कार्ड रहा है जातिगत जनगणना का। अब वो भी मोदी सरकार करवा देगी तो उनके पास फिर क्या बचेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी की अगर पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से, तकरीबन 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ इस इलेक्शन से पहले से ही, कि उन्होंने जाति के सवाल को, जातिगत जनगणना के सवाल को उन्होंने अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ था। खुद कांग्रेस पार्टी में कई लीडर ऐसे थे जिनको समझ में नहीं आता या जो कहते थे कि ये मसला ठीक नहीं है, लेकिन अब जबकि खुद सरकार ने फैसला लिया है कि जिस मसले को राहुल गांधी उठा रहे थे उसको एक्सेप्ट करते हुए उसका फैसला लिया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी पोजीशनिंग को और मजबूत करने की कोशिश करेगी और ये क्रेडिट लेने की कोशिश जरूर करेगी कि हमने ये मसला उठाया, उस मसले को उठाने के बाद ही सरकार ने फैसला लिया। लेकिन अब इसका क्या नतीजा निकलेगा, चुनाव में क्या नतीजा निकलेगा? सबसे पहला नतीजा तो मोहित बिहार में निकलेगा, चुनाव में नतीजा। और बिहार जैसे आपने बताया कि सामाजिक न्याय की तो सबसे पहली प्रयोगशाला बिहार ही है, तो वहां पर, और चूंकि नीतीश कुमार इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं रंजना, नीतीश कुमार, जब तेजस्वी यादव ने ये सवाल उठाया था तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। उन्होंने तो कई बार अल्टा पलटी की है ना सरकार की, तो वो तब बीजेपी के साथ थे। तो नीतीश कुमार, मुझे याद है जब तेजस्वी यादव आए थे यहाँ पर मिलने के लिए तो नीतीश कुमार उनके साथ आए थे, जबकि वो दोनों अपोजिशन में थे, मतलब नीतीश मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी अपोजिशन में थे। बाद में जब दोनों ने मिलकर, नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा और दोनों ने एक साथ मिलकर सरकार बनाई, तो फिर बिहार में जाति जनगणना भी करा दी गई, सेंसस करा दिया गया। तो अब फिर चुनाव है बिहार में और नीतीश बीजेपी के साथ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी होगा। और दूसरा जो मोहित ने कहा वो बात ज्यादा सटीक लग रही है कि बीजेपी की ऐसी पार्टी है जो एनालिसिस जरूर करती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 2 बार लगातार बहुमत पाने के बाद तीसरी बार बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। मुझे लगता है ये बात, जाति का सवाल, संविधान बचाने का सवाल, जो मसला जो कांग्रेस पार्टी या बाकी दलों ने उठाया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका असर हुआ था, जिससे बीजेपी ने सबक लिया और सही समय का बीजेपी इंतजार कर रही होगी कि कब इस फैसले को किया जाए। बिल्कुल चुनावी माहौल है और ऐसे में मोहित एक सवाल, क्योंकि आपने जिक्र किया अभी सामाजिक न्याय का कि वो फिर विपक्षी खेमे में जो राज्य की सरकारें हैं जहाँ विपक्ष है, तो हमारे राज्यों में ऐसा क्यों ना हो, या क्योंकि आपने बोला केंद्र का ये काम होता है। पवन खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आंकड़े सामने रख देने भर से सामाजिक न्याय नहीं हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी वो संतुष्ट नहीं है। पहले वो कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी, राहुल गांधी का ये मुद्दा था, हमने उठाया था, देश की निष्ठा, हमारी बात मान ली गई, पहले मान लेते, और जब मान ली गई है तो अब ये कह रहे हैं कि आंकड़े आप सामने रख देंगे लेकिन उससे सामाजिक न्याय नहीं कर पाएंगे। ये मतलब कैसी दोहरी मानसिकता? नहीं, मानसिकता नहीं, हम ये कह सकते हैं, देखिए वो तो अपोजिशन के लीडर हैं, तो उन्हें तो सरकार के काम में कहीं ना कहीं खामी खोजनी है और यही अपोजिशन का फर्ज होता है, मुझे लगता है डेमोक्रेसी में। लेकिन बात उन्होंने कहीं ना कहीं सही भी कही है कि अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हुए अगर आंकड़े लाएंगे, लेकिन बात यह है कि जब आंकड़े आएंगे उसके बाद ही तो नीति बनेगी। यही बात तो ये विपक्षी दल के लोग भी कह रहे थे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव यही बात तो कहते थे कि जब आंकड़े आएंगे तभी तो पता चलेगा। जो मोहित अभी बता रहे थे कि कितने संसाधन किसके पास है, कितनी जाति किसमें है और कौन कितनी नौकरियों में है, ये सब तो आंकड़े आने के बाद ही पता चलेगा। 1931 में मुझे लगता है देश में जनगणना कराना ही अंग्रेजों ने शुरू कराया था 10 साल बाद। तो फिर 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें आखिरी बार देश में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद से देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई है। 2011 की सेंसस में जाति का सवाल उठा था, कॉलम आया था, कहा गया था कि जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन बाद में कहा गया कि आंकड़े करप्ट हो गए या शायद क्लियर नहीं है कि कैसे उसे पेश किया जाए। ये भी एक समस्या है मोहित, क्योंकि हमारे देश में जाति को गिनना एक आसान बात नहीं है रंजना, क्योंकि आप देखिए कोई जाति किसी स्टेट में है जहां पर वो जनरल वर्ग में आती है, दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वह ओबीसी हो जाती है। तो फिर ये कैसे मॉडलिटी गवर्नमेंट तय करेगी, कैसे उसको फाइनलाइज करेगी, कौन सी जाति कितनी है, ये तो आप बता सकते हैं कौन सी जाति कितनी है, लेकिन कौन सी जाति किस कैटेगरी में है, जैसे ओबीसी टोटल कितने हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। कोई ना कोई फॉर्मूला मुझे लगता है सरकार ने बनाया हो अगर फैसला लिया है तो, क्योंकि कई सारी जातियां ऐसी हैं जो किसी स्टेट में जनरल है और किसी स्टेट में ओबीसी है, कई जातियां ऐसी हैं जो किसी स्टेट में ओबीसी है और किसी स्टेट में एससी में आती हैं, तो फिर आप उनको टोटल समराइज कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन गवर्नमेंट अगर फैसला लिया है तो कोई ना कोई फॉर्मूला बनाया होगा। इसमें एक चीज ये भी मुझे लगती है कि जो 2024 में रिजल्ट आया और सबसे बड़ा जो डेंट जो भारतीय जनता पार्टी को लगा, जिसको सबसे बड़ी विक्ट्री के तौर पर समाजवादी पार्टी यूं कहे तो विपक्ष ने देखा, वो थी अयोध्या की सीट। अयोध्या की सीट का फॉर्मूला यही था कि वहां पर जो जातियां हैं जो कि सरकार से नाराज हैं वो, और प्लस एक
उस जाति को जो फॉर्मूला बनाया गया है कि जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है, तो वहां पर अवधेश प्रसाद जो कि पासी समाज से आते थे उनको टिकट दिया गया और उसी जबकि वो सीट रिजर्व नहीं जबकि थी। वो सीट रिजर्व नहीं थी, बड़ी बात ये थी। और बिल्कुल अयोध्या जैसी सीट की लोग फैजाबाद अचंभित कर गए कि भाई फैजाबाद की लोकसभा सीट अयोध्या जिला कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई और काफी उसमें किरकिरी भी हुई पार्टी की। तो ये किरकिरी तो इतनी किरकिरी हुई, अखिलेश यादव ने उसको ऐसे बनाया कि लोकसभा में जब भी अखिलेश यादव बैठते वो हैं साथ उनके में बगल लेकर में उनको बैठते बैठते हैं। हैं। तो बिल्कुल। वो एक तरीके से एक प्रतीक बन गए उनकी यूपी में हाँ। अखिलेश यादव की जीत का। जीत का। अयोध्या जहाँ राम मंदिर हाँ। बना वहां से जीत कर आ गए समाजवादी पार्टी के सांसद, तो उनको वो अपने साथ में सिंबॉलिक बिठाते जीत हैं। की तरह अपने साथ में और उनको बिठाते हैं। बड़ी चीज ये भी है कि अब तक जो चुनाव पिछले कई साल के अगर हम डेटा देखें तो चुनाव कई ध्रुवों में होते थे, ट्रायंगुलर होते थे, 4 पार्टियां होती थी। लेकिन अब अगर हम पिछले 5 या 10 साल देखें तो चुनाव सिर्फ 2 तरफा हो गए, एक तरफ और 2 तरफ, एक तरफ एक पार्टी और दूसरी तरफ विपक्ष होता है। तो ऐसे में जहां आप भले यूपी देख लीजिए, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आपको मजबूत दिखाई देगी। तो वोटर के तरफ से या तो वो बीजेपी को वोट करता है या फिर विपक्ष को वोट करता है। तो इसी तरीके से बिहार में भी ऐसा ही कुछ है, जहां पर एक तरफ साफ है कि एक तरफ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और वो तमाम पार्टियां हैं जो विपक्ष में है। उसके अलावा कोई तीसरा, चाहे वो अन्य पार्टियां हों, उतना ज्यादा चाहे बाई इलेक्शन हुए पीके को लेकर जितनी प्रशांत किशोर को लेकर जितनी बज़ था, वो पता चला कि भाई उपचुनाव में उतने ज्यादा वोट में तब्दील नहीं हो पाए। खासतौर पर पटना में जब रैली हुई प्रशांत किशोर की, तो उसमें जनसंख्या मतलब लोग नहीं आए, तो उसमें भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ। तो ऐसे में जब एक तरफा चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ 2 पार्टियां 2 ध्रुवों में, तो वहां पर ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल होता है कि आखिर जिस चीज को लेके लोगों में नाराजगी हो या जिस चीज की सबसे ज्यादा मांग हो, जहां पर आप अपने आप को बैकफुट पर पा रहे हो, तो आप वहां पर एक फ्रंट फुट पे एक स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए एक ऐसा फैसला लें जिससे कि आगे चुनाव उसको और खिंचाए। और हाँ इसीलिए बिल्कुल, जो रंजना ने शुरू में शुरू कहा में था कहा टू था। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हाँ, तो तो अगर वही आपके पास बीजेपी की तरफ परिस्थितियां से कुछ कोशिश ऐसे है। हो गई हो, शायद मुझे हाँ। लगता है कि वो डेंट इतना बड़ा था, उसका घाव इतना गहरा था कि अभी तक भरने में समय है, इसलिए हर वो चीज जो उन्हें लगता है कि हमारे पक्ष में काम कर सकती है, वो करी जा रही है। बहरहाल राहुल गांधी इसको लेकर 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब वो प्रतिक्रिया क्या देते हैं, क्या एक बार फिर से इसको ये कह के सामने रखा जाता है कि ये तो मेरा आइडिया था, या फिर इस बात पर जोर देते हैं कि वाकई जातिगत जनगणना होने से सामाजिक न्याय मिल पाएगा और इसे आम नागरिक का मुद्दा बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, है, लेकिन बेहतर इससे कि क्रेडिट तो थोड़ा बहुत तो राहुल गांधी को जाता है, क्योंकि उन्होंने हर रैली में हर जगह जा जाके जातीय जनगणना की बात की थी। मोहित इतना क्रेडिट जानता है कि आपका लीडर ऑफ पोजीशन अगर जिस मसले को बार बार उठा रहा है और गवर्नमेंट उस मसले को उठा के फिर उसका फैसला ले रही है, तो क्रेडिट तो जाता है। और इसमें एक चीज और कि क्रेडिट की जैसे आपने बात कही, तो खासतौर पर जब अभी हाल ही में चुनाव हो रहे थे, तो कई राज्यों में जो इंटर्नशिप योजना और तमाम ऐसी पॉलिसीज का घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उसका काउंटर निकाला। और बड़ी बात ये भी है कि बिहार का चुनाव इस बार इतना आसान नहीं होने वाला है, तो इस बार इसी को ये मद्देनजर फैसला खाली बिहार के चुनाव के मद्देनजर नहीं किया गया है मोहित, ये फैसला मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव 2029 के मद्देनजर किया गया है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जितना हम जानते हैं, जितना हमने कवर भी किया है, कोई भी मसला उनके पास अगर आता है, अगर उन्हें लगता है कि ये चीज हमारी अगर छूट रही है, ये पहलू हमारा कमजोर है, तो उसको मजबूत करने की कोशिश पूरी तरीके से की जाती तैयारी है। पूरी है और इसका रिजल्ट कितना मिलता है 2029 का आपने जिक्र किया, बिहार चुनाव का आपने जिक्र किया, दोनों उससे चुनावों में पहले यूपी बहरहाल चुनाव भी आ जाएगा बिल्कुल 27 जनता को। 27 में देख लेगी जनता। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि जातिगत जनगणना को लेकर आपके व्यक्तिगत विचार क्या है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें